तो सत्तार सिंह जी, हमारा अगला प्रश्न आपके लिए ये है कि ये जो हाइब्रिड युद्ध है, क्या हम पहले से ही तीसरे विश्व युद्ध के बीच में हैं और हमें इसका एहसास भी नहीं? जैसे हमने आपको बताया कि दुनिया में इन्फ्लुएंसेस चल रहे हैं और अभी तृतीय विश्व युद्ध चल रहा है, लगभग लगभग आप कह लीजिए यूक्रेन के युद्ध के साथ। और अब जो कह सकते हैं इसराइल का जो मिडिल ईस्ट का कन्फ्लिक्ट है, जिसमें पूरा मिडिल ईस्ट उबल रहा है, जी। इसमें आप कह सकते हैं कि लगभग तृतीय विश्व युद्ध है। लेकिन इसको समझेंगे कैसे और इसको किस तरीके से जान पाएंगे, तो आपको सबसे पहले जो है इसके जनक के पीछे जाना पड़ेगा, हम्म। जहाँ पे आपको समझना ये पड़ेगा कि ये इसके मैकेनिज्म्स क्या है। तो कहा जाता है कि संजू बोलता था द एक्मी ऑफ स्किल, यानी सबसे बड़ा क्या कहते हैं, वो जनरल होता है जो बिना लड़े जीत जाता है, जी। यानी लड़े बिना ही जीत जाता है। तो सबसे पहले जो है इसका जो जिसके बारे में इसको क्रेडिट दिया जाता है, एक खास किस्म का चाइनीज जनरल था, जिसने द ओपन डोर स्ट्रेटेजी खेली थी। मतलब जू लियांग बोल के एक जनरल था, हम्म। जिसने अपने शत्रु को, जिसके पास कई गुना बड़ी सेना थी, बिना लड़े ही हम्म। इस बात पे छका दिया कि उसके पास उसने कोई बहुत बड़ा ट्रैप रचा हुआ है। और इसको 3-4 दिनों तक असमंजस में फेंक के रखा, जिसे डिसीजन पैरालिसिस कहते हैं, जब हम्म। तक कि उसकी सेना पीछे से आके उस पर हमला नहीं कर दी और हम्म। शत्रु सेना का पराजय नहीं हुआ। तो यहाँ पे क्या करता है व्यक्ति, सिंपल करता है कि किले के सारे दरवाजे खोल देता है, शहर को खोल के अपने लोगों को अंदर छुपने के लिए कहता है, घात लगा के हमला करने के लिए। और हम्म। खुद जो है शराब पीता हुआ, गिटार बजाता हुआ किले की दीवार पे नजर आता है। अच्छा। जब शत्रु सेना हमला करने जाती है, तो हम्म। देखती है कि अरे ये तो क्या कहते हैं, इतना बड़ा जनरल, इतना शातिर खूंखार किस्म का व्यक्ति जो है, ये हम्म। किले में दरवाजा खोल के शराब क्यों पी रहा है। हम्म। लगता है जरूर इसमें कोई इसकी गहरी चाल होगी। हम्म। तो अब इस वजह से सेनाएं जो हैं आपस में डिबेट करती थी, हमला करना है नहीं करना है, घेरना है, बाहर से ये करना है। इतने देर में पीछे से उसकी सेना जो बाहर गई थी वापस आ जाती है हम्म। और इनकी पराजय होती है। तो ये क्या है, डिस इंफॉर्मेशन। और इस प्रकार से डिसीजन पैरालिसिस करता है, डाउट क्रिएट करता है। सेम कंसेप्ट जो है, एक महान क्या कहते हैं अमेरिकी जनरल थे जिन्होंने फोर्ट ब्रैग की रचना की थी, हम्म। जिनका नाम है जनरल लिंड। और उन्होंने ही फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन, सिक्स जनरेशन वॉरफेयर की डॉक्ट्रिन लिखी। और इन लोगों ने ही क्या कहते हैं कॉग्निटिव वॉरफेयर को आप कह सकते हैं इफेक्टिवली एक स्ट्रक्चर दिया। हम्म। और इनके जो क्या कहते हैं पिताश्री थे, मतलब जो आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क जिन्होंने बनाया था, उनका नाम था जॉन बॉयड, जिन्होंने ऊडा लूप बनाया। अब ये करते क्या है कि जैसा हमने बताया कि साधारण मानव से लेके समाज के शीर्ष तक डिसीजन पैरालिसिस करना कि क्या सही है क्या गलत है, इसके अंदर कंफ्यूजन हो जाए। हम्म। तो आप डिसीजन कैसे कैसे लेते हैं, एक लूप होता है जिसे ऊडा लूप कहते हैं। हम्म। ऊडा लूप का मतलब है ऑब्जर्व, ओरिएंट, डिसाइड एंड एक्ट। हम्म। पहले आप ऑब्जर्व करें कि चीजें की तरफ परिस्थितियां क्या हैं, हम्म। फिर उस हिसाब से आप विचार करके अपनी दिशा निर्धारण करें, ओरिएंट करें। और हम्म। उसके बाद आप क्या कहते हैं किसी निर्णय पे पहुंचे, डिसाइड करें, और निर्णय के बाद उस पर कार्यान्वित करें, उसके ऊपर कार्य करें। या तो एक्शन ले लीजिए, या जो भी आपको कार्य करना है, मिलिट्री एक्शन हो, इकोनॉमिक एक्शन, जो करना। ये उड़ा लूप जो व्यक्ति का सतत चलते रहता है, आप सड़क क्रॉस करते तो भी आप उड़ा लूप में काम कर रहे हैं। अच्छा। तो ये जो कॉग्निटिव वॉरफेयर है वो क्या करता है, इसी उड़ा लूप को कंफ्यूज कर देता है। पहले आप जो ऑब्जर्व कर रहे हैं उसके अंदर इतना फेक इंफॉर्मेशन, इतना डिस इंफॉर्मेशन फैला देता है कि आप इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो जाते हैं। तो आपको समझ ही में नहीं आता है कि ये जो 50-60 लोग जो दोनों तरफ की बातें कर रहे हैं, इसमें असली सच है क्या। और हम्म। आप क्या कहते इमोशनली स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं, यार क्या मतलब, कौन मेरा मूर्ख बना रहा है, क्या सच है यार, कोई यार छोड़ो यार, इससे निकल जाओ।
उसके बाद क्या कहते हैं, एल्गोरिथम मैनिपुलेशन करते हैं। तो इन सब चीज़ों से लोग थोड़ा अस्त होते हैं। दूसरा क्या हो गया, ओरिएंटेशन। अब आप ओरिएंटेशन करने जाएंगे तो क्या करेंगे, आपको एक स्पेसिफिक किस्म का इको चेम्बर किया जाएगा। आपके सलाहकार जो हैं, आपके जो हम्म पास के लोग हैं, उनसे आपको क्या कहते हैं, एक स्पेसिफिक किस्म की एजेंडा फीड दी जाएगी, जिससे आप डिसीजन लेना भी चाहेंगे तो आप ले नहीं पाएंगे। हम्म जिस प्रकार हमें कारगिल युद्ध में क्या कहते हैं, एलओसी क्रॉस करके पूरी तरह उसके टेररिस्ट बेसेस खत्म करने चाहिए थे। हमारे हम्म पास मौका था पीओके लेने का। हम्म लेकिन जो है एकाएक हमारी लीडरशिप में पैरालिसिस हो गया, क्योंकि उनके सलाहकारों के ऊपर जो है हम्म फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसीज का इन्फ्लुएंस था। इसलिए हमने गलत डिसीजन लिया उस समय। तो इस तरह से इन्फ्लुएंस किया जाता है डिसीजंस को, क्या कहते हैं, पूरी तरीके से चेंज कर दिया जाता है अपने फेवर में आउटकम लाने के लिए। तो एक इको चेम्बर क्रिएट करके गलत हम्म डिसीजन कराना है। तीसरा जो हो गया कि आपके क्या कहते हैं, कोर बिलीफ सिस्टम पे हमला कर देना। तो आप डिसीजन गलत ले लिए। तो अब कोर बिलीफ सिस्टम पे हमला कैसे होगा। कोर बिलीफ सिस्टम है, जैसे मान लीजिए कि किसी का क्या कहते हैं, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स किया जा रहा है। आज जो हमारे राहुल गांधी है, हम्म तुम्हारी जात क्या है, हम्म जाति के संख्या के हिसाब से रिसोर्स बटेगा, हम्म पॉपुलैरिटी के हिसाब से क्या कहते हैं, सैलरी बटेगी। ये जो किस्म की जो चीजें कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स समाज में जोशुआ प्रोजेक्ट के थ्रू मल्टीपल फ्रैक्चर्स एंड डिवाइड करके सोशल फैब्रिक के चिंदी चिंदी फाड़ना चाहते हैं। और हम्म खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं कि आई एम फाइटिंग अगेंस्ट द इंडियन स्टेट। हम हम्म भारत के जो राष्ट्र के खिलाफ हमने एक जो है अस्तित्व की लड़ाई छेड़ दी है। या तो मैं इसका प्रधानमंत्री बन के रहूंगा, नहीं तो राष्ट्र को ही मिटा के रख दूंगा। तो इस किस्म की विचारधारा, जो इस किस्म के क्या कहते हैं, सेल्फ कंसीटिंग पॉलिटिक्स के लोग होते हैं, वो इस किस्म का काम करते हैं। देखिए, जब चाइना का और भारत की जंग चल रही थी 1962 में, तो इसी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने बोला था कि हमारे सोल्जर जो हैं गलत हैं, वो चाइना के ऊपर एग्रेशन कर रहे हैं, ये अत्यंत गलत बात है, चाइना का चेयरमैन हमारा चेयरमैन। ऐसी बातें लिखी जाती थी। उन्होंने अपने पार्टी कैडर को बोला था, अगर सरकार में बने रहना है, गवर्नमेंट सर्विस चाहने, तो एक भी व्यक्ति समाज सैनिकों के लिए ब्लड डोनेशन ना करने जाए, उसके घर से एक पैसा ना पहुंचे, एक स्वेटर ना पहुंचे। ये देश को अंदर से तोड़ते हैं। इसको कहा जाता है फिफ्थ कॉलमिस्ट अप्रोच, जो इस किस्म के अंदर में हम्म 0.5 किस्म का जो वारफेयर होता है, देश को अंदर से तोड़ना, वो भी क्या कहते हैं, इसी किस्म के नैरेटिव का या इसी किस्म के आइडियोलॉजी का नतीजा है। तो जिसकी हम अभी आपको बात कर रहे थे, ये दिस आर व्हाट 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 हैपेंस। और इसी इसी चीज से क्या कहते हैं, विश्व युद्ध का पता चल रहा है कि अगर आपके साथ इस प्रकार का नैरेटिव शेपिंग हो रहा है, अगर आपके समाज के अंदर इस किस्म के डिसीजन पैरालिसिस किए जा रहे हैं, आपको एस्ट्रो टर्फिंग की जा रही है, यानी मान लीजिए फेक वो फ्रेमवर्क तैयार करके आपकी सोच को बाधित करके एक विशिष्ट डायरेक्शन में भेजा जा रहा है, तो आपको समझ लेना चाहिए आप इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के शिकार हो चुके हैं। और जो है अभी जो है आपके ऊपर इंफॉर्मेशन का वॉरफेयर का हमला हो चुका है। अगर आप इस चीज को समझ जाएंगे तो आपको इस बात पे कोई डाउट नहीं रहेगा कि हम्म हम जो हैं एक तृतीय विश्व युद्ध के अंदर फंस चुके हैं, जी जो कि बड़ी बड़ी कंपीटिंग ताकतें जो कि हमने पहले बताई थी, हम्म। उनके बीच में हो रहा है अपना वर्चस्व की वो स्थापना के लिए। तो क्या हाइब्रिड युद्ध लोकतंत्र के लिए एक अस्तित्वगत खतरा है? इससे जो हमारा लोकतंत्र है उसके अस्तित्व पर सवाल उठता है। ये लोकतंत्र नहीं, समस्त मानवता के लिए अस्तित्व का खतरा है। हम्म। ये हाइब्रिड युद्ध एक ऐसा युद्ध है जी जहां पे कोई भी व्यक्ति अपना हाथ छुपा के पूरे के पूरे समाज के अंदर हम्म अराजकता हम्म फैला सकता है, पूरी तरीके से जो है समाज को बर्बाद कर सकता है, पूरी तरीके से जो है समाज का कमर तोड़ सकता है।
और इसके बड़े भयंकर नतीजे हैं। आपको बताता हूँ, जिस प्रकार से देखिए, आज सोमालिया क्या है। हम्म। सोमालिया विश्व के आतंकवाद और क्या कहते हैं, पायरेसी, लूट मार, जलदस्युओं का केंद्र बन गया। क्या वो हमेशा ऐसा था? नहीं, ऐसा नहीं था। सोमालिया एक अपने आप में एक डेमोक्रेसी थी, लेकिन उसके अंदर विघटन पैदा की गई। विघटन पैदा करके जिन्होंने सोचा उन रिसदों पे लाए, उन्होंने इस यूनियन ऑफ इस्लामिक कोर्ट को दावत दे दी, और यूनियन ऑफ इस्लामिक कोर्ट ने आके जो किया आप देख रहे हैं। कुछ दिन पहले अफगानिस्तान की तरफ देखे, मैंने सारे देश के बारे में बोला था, अफगानिस्तान के बारे में बोलना भूल गया, जो सबसे ज्यादा इस युद्ध का शिकार रहा है। जो पशमर्गा हैं, जो क्या कहते हैं, नॉर्दर्न अलायंस हैं, वो लोग हमेशा चाहते थे कि क्या कहते हैं, देश की सत्ता जो है उन्हीं के बीच में रहे, कोई बाहर के इन्फ्लुएंस के पास न रहे। हम्म। और पाकिस्तान ने क्या किया, तालिबानियों को ट्रेन किया, उन्होंने पूरी तरीके से देश को टेक ओवर कर दिया। पूरा देश जो आइडियोलॉजिकली सबवर्ट हुआ। जब अमेरिकन ने आके एक डेमोक्रेटिक सरकार बनाई, उनके लोगों ने ही उसका सपोर्ट नहीं किया, और सोल्जर्स ने क्या कहते हैं, हथियार छोड़ दिए। हम्म। जिस वजह से तालिबान आज ताकत पे आ चुके हैं, जो अफगानिस्तान एक तरीके से सक्सेस के रास्ते पे जा चुका था, हम्म। आज वो पूरी तरह से फिर से तबाही के रास्ते पे जा चुका है। हम्म। लेकिन अब यही तालिबान जो है फ्रैंकेस्टाइन सिंड्रोम से अपने बनाने वाले को खा रहे हैं। अब उनको पश्तूनिस्तान चाहिए। तो जब भी आप समाज में इस किस्म का आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर या इस किस्म का हाइब्रिड वॉरफेयर करेंगे, तो सबसे बड़ी चीज क्या होगी कि किसी भी एक स्टेट या नॉन स्टेट एक्टर को अपना हाथ छुपा के एक जहरीला खंजर जो है चुपके से शत्रु में वार करने का एक ऑप्शन मिल जाता है। इससे कन्फ्लिक्ट बढ़ता है, क्योंकि कंसिक्वेंसेस आप डायरेक्टली पिन अप नहीं कर सकते। और इससे क्या होता है, हेल्दी समाज जो है पूरी तरह से विघटित होता है। और आप इसका मूल उद्देश्य देखिए, समाज का कोलैप्स है। आपके हम्म। अंदर पैनिक क्रिएट करना है, आपके अंदर क्राइसिस करना है। एक चलते फिरते ह्यूमन सोसाइटी जो कि गुफाओं से निकल के आज एक स्पेस तक जाके बैठा हुआ है, स्पेस स्टेशन उड़ा रहा है, उसको वापस पूरी तरीके से कबीलाई हालतों में पूरी तरह गुटों में तोड़ के वारलॉर्डिज्म प्रोपेगेट करना है। तो ये सिर्फ एक राष्ट्र, एक क्या कहते हैं विचारधारा, एक धर्म, एक समाज या एक विशिष्ट इसके लिए संपूर्ण मानवता के ऊपर बहुत बड़ा खतरा है। यह बायोलॉजिकल वॉरफेयर, केमिकल वॉरफेयर या न्यूक्लियर वॉरफेयर से भी खतरनाक है। और अगर मान लीजिए पूरी दुनिया में जब जब भी ये वॉरफेयर फुल्ली काइनेटिक जाएगा, जो कि आज आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर चल रही है, हम्म। इसका अंत जो है न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और क्या कहते हैं केमिकल वॉरफेयर में ही होगा। मानवता पे मंडराने वाला एक भयानक खतरा है, जिससे हम सभी को आगाह होना चाहिए। तो यहाँ के जो छोटे देश हैं, वो महाशक्तियों द्वारा चलाए जा रहे इस हाइब्रिड युद्ध से कैसे अपने आप को बचा सकते हैं? क्या आपकी राय है? पहली बात है कि इनके 4 स्टेजेस होने चाहिए। सबसे ज्यादा है कि सरकार को अपने रियाया के साथ, आपको एक चीज समझना पड़ेगा, युद्ध का मुख्य मुद्दा क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है। मुख्य उद्देश्य जो है, इनके एक डिक चेनी के जो फिलोसॉफी है, जो कि क्लॉज़विट्ज़ के फिलोसॉफी का डेरिवेटिव है, तो बोलते हैं क्लॉज़विजियन ट्रायंगल को तोड़ना। क्लॉज़विजियन ट्रायंगल क्या है? सरकार, यानी गवर्नमेंट ऑफ द डे, जिसे हम स्टेट कहते हैं, उसकी सुरक्षा एजेंसी यानी जिसके पास, जिनको हम फोर्सेस कहते हैं, और हम्म। आम जनता, इन तीनों के बीच के समन्वय को और इन तीनों बीच के तालमेल को और परस्पर सहयोग को संपूर्ण तरीके से विघटित करना। तो इसके लिए क्या किया जाता है, सबसे पहले सरकार के प्रति व्यक्ति का विश्वास को उड़ाया जाता है। फेक न्यूज क्रिएट किए जाते हैं, फेक क्या कहते हैं सेंसेशनल जर्नलिज्म किए जाते हैं। एक सरदार सरोवर प्रोजेक्ट जिसने गुजरात की दशा दिशा बदल के रख दी, कितने किसानों को फायदा हुआ, उसमें एक फेक एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट मेघा पाटकर ने आके उसको 15 साल डिले कर दिया। 15 साल तक इसने लाखों गुजरातियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, कुछ पैसे और डॉलर के लिए, जिस वजह से इसको अवार्ड मिले। कुछ लोगों ने
हमारे कॉपर की माइंस जो चल रही थी, कॉपर की मैन्युफैक्चरिंग चल रही थी, उसके ऊपर एनवायरमेंटलिस्ट हंगामा करके उसको बंद करवाने की कोशिश की। आज जो है भारत का सारा कॉपर प्रोडक्शन बंद हो गया। चाइना से हम खरीद रहे, पहले हम नंबर वन में थे दुनिया में, हमारा कॉपर प्रोडक्शन बर्बाद हो गया। कालपक्कम में जब हमारी न्यूक्लियर पावर प्लांट चल रही थी तो बन रही थी, तो वहां पे कि ये सो कॉल्ड आंदोलन जीवी पहुंच गए। तो इस प्रकार से जो है इस किस्म के मूवमेंट जो है क्रिएट किए जा रहे हैं वैश्विक शक्तियों द्वारा। और इनको सबसे पहले पॉपुलेशन के साथ एंगेजमेंट करेंगे। जब आप पॉपुलेशन का ट्रस्ट जीत लेंगे तो पॉपुलेशन का आपके प्रति डिसइंफ्रेंचाइजमेंट नहीं होगा। दूसरा, पॉपुलेशन के अंदर एजुकेशन एंड क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देना। तो सुकरात कहता था कि किसी भी चीज को सिर्फ बिलीफ सिस्टम के ऊपर या किसी की कही हुई वसीयत मत मान लीजिए कि आपने ये अल किताब पे विश्वास कर लिया तो दुनिया के हर जो वसाइल हैं, हर जो रिसोर्सेज आपकी ऑटोमेटिक बन गई। तो इस किस्म की मूर्खतापूर्ण जो चीजें हैं, इस पे विश्वास ना करें, लॉजिक का ध्यान रहे, क्रिटिकल थिंकिंग करें। तो आप आतंकवादी नहीं बनेंगे, आप अपनी जैकेट के ऊपर बम लगा के नहीं फटेंगे, आपका माइंड वॉश करना पॉसिबल नहीं होगा। तो क्रिटिकल थिंकिंग, और उसके लिए क्या होगा, व्यक्ति को लॉजिकल होना पड़ेगा। लॉजिकल होने के लिए क्या है कि समाज का एजुकेटेड एंड मेंटल हेल्थ उसका होना। दूसरा, जो समा गवर्नमेंट के लोग हैं, सिक्योरिटी एजेंसी, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री हैं, और जो अलग अलग किस्म के होम मिनिस्ट्री थे, इनके ऑफिशियल्स का ट्रेनिंग होना कि हम्म। भाई ये ऐसी एक वॉरफेयर एग्जिस्ट करती है और इसके ये आयाम है, और इस प्रकार से आपको इस चीजों के बारे में सावधान रहना है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ कपड़ों का साइज नापते रहें कि एक्टर एक्ट्रेसेस क्या पहने हैं। हम्म। इससे सेंसर नहीं चलेगा। संपूर्ण सिविलाइज तरीके से ड्रेसअप होके व्यक्ति इतनी भद्दी क्या कहते हैं कंटेंट परोस सकता है कि उससे दंगे फैल जाए। तो लोगों को सोचने का देना। और आखिरी जो है, क्वेश्चन फॉर वेरीफाई फर्स्ट बिलीव सेकंड, ये एक कल्चर जो है एजुकेशन एंड सोशल इम्पैक्ट के थ्रू आपको हर व्यक्ति में कहना पड़ेगा। हम्म। सरकार को खुद कहना पड़ेगा कि ये अगर मैं कह रहा हूँ तो हम्म। ये इसका रेफरेंस है, ये इसके क्या कहते हैं सत्यापन है। बिना सत्यापन के हम्म। किसी भी सूचना को सत्य मत मान लीजिए। हर सूचना का सत्यापन करके ही उसके ऊपर अवलंबन करें, तो जो है इसके ऊपर एक बहुत बड़ा डिफेंस होगा। और जो इसके ऑफेंसिव कैपेबिलिटी जो संगठनाएं इस विघटन का काम कर रही है, उन पे कंजा कसें। हम्म। आज तक देखिए जो है सुप्रीम कोर्ट के पास हर चीज का समय है। पूर्वा मखीजा जैसे लोगों को उन्होंने राहत राहत दे दी, वो लोग जाके फिर से अपना कंटेंट बनाने लग गए। ये एक इंफॉर्मेशन वॉरियर हैं जो आपके देश के हितों के विरुद्ध काम कर रहे हैं। कुणाल कामरा को पुलिस प्रोटेक्शन दे रही है, उनको रोकने वाले लोगों के ऊपर डंडे बरसाए जा रहे हैं, उनके ऊपर लाठियां चलाई जा रही है। अरे जब समाज ही विद्रोह कर रहा है कि इस व्यक्ति को क्या कहते हैं हमारे धार्मिक अनुष्ठानों के ऊपर और हमारे विचारों के ऊपर क्या कहते हैं आघात करने का कोई प्रयास नहीं है, तो इसके ऊपर आपके बीएनएस के अंदर जो अराजकता फैलाने की धारा है, आप उसको क्यों नहीं लगाते? हम्म। इसको आपने खुला छोड़ रखा है। और जो समाज प्रतिरोध कर रहा है, उसका विद्रोह कर रहा है, आप उसके ऊपर लाठियां चला रहे हैं। तो हम्म। ये इस किस्म के जो मूर्खतापूर्ण कार्य होते हैं, इसलिए होते हैं क्योंकि आप शत्रु ही नहीं पहचान पाते, क्योंकि आपको उस किस्म की ट्रेनिंग नहीं है। तो आपके छोटे छोटे राष्ट्रों में इस किस्म की कैपेसिटी बिल्डिंग हम्म। आपको करनी पड़ेगी। या मतलब किसी एक बिनाइन रेजिम जो कि वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करता है, जैसे भारत है, उसको अपने चारों तरफ के जैसे राष्ट्र हैं, जैसे म्यांमार हो गया, जैसे क्या कहते हैं मालदीव हो गया, जैसे क्या कहते हैं श्रीलंका, उसके अंदर इस किस्म की कैपेसिटी बिल्डिंग करनी पड़ेगी, ताकि उसके अंदर ये बार बार राजनीतिक अस्थिरता ना फैले। और हम्म। बांग्लादेश में एक बार रिजीम में से ये जिहादी और ये आतंकवादियों को हटा के अगर एक सेक्युलर गवर्नमेंट जो पहले थी अगर उसको फिर से स्टेब्लिश किया जाए, उनको भी कैपेसिटी बिल्डिंग करवानी पड़ेगी। तो आम जनता को हाइब्रिड युद्ध के प्रति जागरूक और सुरक्षित रखने के लिए कौन सी सर्वोत्तम रणनीतियां हैं? आम जनता को क्या कहते हैं इस बारे में जागृति पैदा करने के लिए जो कुछ सिलेबसेस हैं, जो कुछ विषय हैं जो हमारे सरकार के एजुकेशन सिस्टम के विषयों से और यूनिवर्सिटी से लुप्त हैं, उनके ऊपर फोकस करने की आवश्यकता है। जैसे सोशल साइकोलॉजी है,
हम्म। ये एक ऐसा विषय है जो कि विदेशों में बहुत ज्यादा है, अच्छा अच्छा। लेकिन हमारे देश में इसके ऊपर जो है आपको एक भी स्नातक और क्या कहते हैं उत्तर स्नातक कोई भी आपको डिग्री नहीं मिलेगी, ना ही कोर्स मिलेगा। जबकि इंडिविजुअल साइकोलॉजी के ऊपर, साइकेट्री के ऊपर थोड़े बहुत कोर्सेज हैं, और इसके हम्म मानक भी उतने अच्छे नहीं, हम लोग विदेशी चीजें पढ़ते हैं। अच्छा, दूसरी चीजें जो हैं कि अवेयरनेस के लिए और भी विषय हैं, जैसे क्या कहते हैं सिविलाइजेशनल स्टडीज है, कि किसी भी राष्ट्र का, समाज का उत्थान और पतन किन वजह से निर्धारण होता है, उसके बारे में काम करना चाहिए। आपके पॉलिटिकल साइंस की जो स्टडीज है उसको क्या कहते हैं पॉलिटिकल इकोनॉमी के अंदर करना चाहिए। हिस्ट्री को पॉलिटिक्स के साथ, इकोनॉमिक्स के साथ, सोशियोलॉजी के साथ मिल के एक समग्र विषय बनाना चाहिए। तो हम्म जिस किस्म की ह्यूमैनिटीज हमारे लोग पढ़ते हैं, आज क्या हो गया, पूरा आपका थिएटर जो है, आपका राइटर्स गिल्ड है, जो किताब लिखने वाले लोग हैं, जो हम्म एक्ट स्ट्रीट थिएटर करने से लेके, जो आपके रंगमंच के कार्यकर्ता से लेके टेलीविजन एक्टर से लेके आपके बॉलीवुड तक, सबके सब लेफ्ट लिबरल गैंग के अंदर पहुंच चुके हैं। हम्म आपके पास कोई भी क्या कहते हैं इसका प्रत्युत्तर नहीं। एक दो विवेक अग्निहोत्री है जो बड़े मुश्किल से एक आदि मूवी बनाते हैं, और छावा जैसी मूवी निकलती है तो उसके ऊपर बहुत भयंकर विरोध करने की कोशिश, क्योंकि लोगों को सच्चाई नहीं बताना। तो इन संगठनों के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा, सेंसर बोर्ड पे काम करना पड़ेगा, आपको इंस्टीट्यूशनल एक्शन से लेने पड़ेंगे कि जो मास मीडिया के कॉन्ड्यूट्स हैं, जो मास कम्युनिकेशन के जितने भी ये है, इसके अंदर किस किस्म के कंटेंट दिए जा रहे हैं, इसको कौन मैनिपुलेट कर रहा है, कौन सा इंटरेस्ट ग्रुप है जो बाहर से कंट्रोल्ड है, या इसके राष्ट्र विरोधी विचारधारा है, इनको इनसे बेदखल करना पड़ेगा। जब तक आप इस किस्म की सैनिटाइजेशन नहीं करेंगे, समाज को आप प्रबुद्ध नहीं बना पाएंगे, समाज के अंदर मॉरल डेवलपमेंट नहीं ला पाएंगे, जब तक पूरे समाज का चारित्रिक विकास नहीं होगा, हम लोग बैक टू जॉइंट फैमिली, बैक टू एक सांस्कारिक जीवन जब तक नहीं जाएंगे, तब तक हमारे ऊपर इस प्रकार के आइडियोलॉजिकल प्रहारों का खतरा बना रहे। तो सप्तर्षि जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके पास ज्ञान का भंडार है। हम इतनी उम्मीद नहीं कर रहे थे कि इस विषय पे इतनी जानकारी हमें आपसे मिलेगी। तो दोस्तों, हम्म। आप लोग अपने आप को जागरूक कीजिए, इस वीडियो को दूसरे लोगों तक पहुंचाइए, और अपने देश को और अपने समाज को बचाने के लिए प्रयासरत होइए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट में लिखिए, हम लोग उसका उत्तर आपको देंगे। ये चर्चा अभी जारी रहेगी। हम लोग और भी विषय और भी वीडियो लेके आएंगे इस विषय पे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अभी युद्ध किसी दूरस्थ भूमि पर नहीं लड़ा जा रहा, बल्कि यह हमारे दिमाग में, हमारे डिजिटल डिवाइस में और हमारे द्वारा उपभोग की जाने वाली जानकारी में है। क्या आप इस युद्ध से लड़ने को तैयार हैं, या आप अनजाने में इसके शिकार बन रहे हैं? सतर्क रहें, जागरूक रहें, और दूसरों को अपनी धारणा नियंत्रित करने का अवसर न दें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। धन्यवाद सप्तार्थी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना बहुमूल्य समय देने के लिए।